Hello and welcome to my YouTube channel Edu Imagica, the Medical Mystery Education Hub. If you are new to our channel and if you have not subscribed us yet, then please do hit the subscribe button below and click on the bell to turn on the notification so that you don't miss any future updates. And in this brand new video, we will talk about digestion and absorption. And in this video, we will try to decode NCERT. So let's start. Food is one of the basic requirements of all living organisms. The major components of our food are carbohydrates, proteins, and fats. Vitamins and minerals are also required in small quantities. Food provides energy and organic material for growth and repair of tissues. So what NCERT is trying to say that कि जो food होता है वो हमारी क्या है बेसिक नीड है एक तरीके से, और जो उसके कंपोनेंट्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल पोटैटोज में होता है, प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल आपका चिकन, एग्स, इन सब में होता है। एंड जो आपका फैट है ये आपका मोस्टली आपको मिल जाएगा ऑयली फूड्स के अंदर या ऑयल्स के अंदर। ओके। और एनसीईआरटी कह रही है कि विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो भी हमें ज़रूरत होती है स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर। और जो फूड है वो क्या करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और क्या कराता है, हमारी ग्रोथ कराता है। और जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है तो हमारा टिश्यू को रिपेयर करता है, या जब भी टिश्यू हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान भी अगर डैमेज हो जाता है तो उसको भी रिपेयर करता है। The water we take in plays an important role in metabolic process and also prevents dehydration of body. तो एनसीईआरटी कह रही है कि जो हम पानी पीते हैं वो भी हमारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है और क्या करता है, बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन क्या है, जब बॉडी के अंदर क्या हो जाए, पानी की कमी हो जाए, लेस अमाउंट ऑफ वाटर। Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substance in the digestive system. So एनसीईआरटी कह रही है कि जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे जो भी हम फूड लेते हैं, सपोज हमने चपाती खाई या हमने बर्गर खाया, तो ये हम इसको एज इट इज बॉडी के अंदर यूज नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते, या बॉडी इसको एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकती आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो उसको क्या करना पड़ता है, इसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है सेलुलर लेवल पे। तो जब इसको वो सेलुलर लेवल पे ब्रेक करता है तो क्या होना चाहिए, वो उसकी एब्सॉर्बेबल फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। This process of conversion of complex food substance into simple and absorbable form is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. तो यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि जो प्रोसेस है कन्वर्जन का कॉम्प्लेक्स फूड का, उसकी सिंपल फॉर्म में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म की क्या हो सकती है, सपोज करिए कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसकी सिंपल फॉर्म क्या हो सकती है, बहुत छोटे 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 मॉलिक्यूल्स। तो उसकी सिंपल फॉर्म एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। और यह कौन कराता है डाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम कराता है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो मेथड फॉलो करता है, एक मैकेनिकल मेथड और एक बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड क्या है, फॉर एग्जांपल च्यूइंग, जब भी हम दांत से चबाते हैं किसी फूड को, उसको हम बिल्कुल एक तरीके से वहां पे भी उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर देते हैं, उसके बॉन्ड्स ब्रेक कर देते हैं आपस में। पेरिस्टालसिस होती है बॉडी के अंदर, या फिर आपकी चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं स्टमक के अंदर। वो सब किसके अंदर आती हैं, मैकेनिकल मेथड्स के अंदर। और जो बायोकेमिकल मेथड्स है इसके अंदर क्या आती हैं, आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। तो पहले
इस फिगर को पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं एक बार, क्या है फिगर में 16.1 में। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है, सपोज करिए ये हमने किसी का कट सेक्शन लिया बॉडी का, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ये है माउथ, ठीक है। यहाँ माउथ, ये जो कैविटी है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओरल कैविटी। अब जो ओरल कैविटी का फ्लोर होता है वहां पे एक मस्कल फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, टंग, ठीक है। और यहाँ क्या होते हैं, टीथ। अब ये जो है ओरल कैविटी हमारी, ये ऊपर किससे गार्डेड होती है, ऊपर होता है इसके पैलेट। और जो पैलेट होता है इसके ऊपर, वो होता है हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट होता है वो ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो मसल आउटग्रोथ होती है। अब ये जो ओरल कैविटी है ये जाके कहाँ पे खुलती है, फेरिंग्स के अंदर। और जो फेरिंग्स है वो किस में कंटिन्यू हो जाता है आगे जाके, ईसोफेगस के अंदर। और जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस क्या है, ये ईसोफेगस एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब स्ट्रक्चर है। ये जाके किस में कंटिन्यू होता है, स्टमक में। स्टमक क्या है हमारा, सी और जे शेप ऑर्गन, ओके। अब अब फूड कहाँ पहुंच गया हमारा, सपोज करिए हमने फूड खाया या बोलस बन गया, वो ईसोफेगस से आके कहाँ पहुंचा, स्टमक के अंदर। यहाँ स्टमक में डाइजेशन हुआ, और ये जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं ड्यूडेनम। ये किसका पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फूड स्टमक के बाद कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम के बाद फूड जाता है जिजुनम में। ये कंटिन्यूएशन है ड्यूडेनम का। ये जो जिजुनम है ये भी किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद फूड किस में जाता है, इलियम में। इलियम क्या है, इलियम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जब फूड यहाँ से डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ये एंट्री लेता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और कौन से पार्ट में, सीकम के अंदर। सीकम के नीचे, बिलो सीकम, हमारे पास एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। अब सपोज करिए फूड कहाँ पहुंचा, सीकम में। तो यहाँ क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम के बाद कौन सा पार्ट आता है आपका, कॉलन। और कॉलन डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स के अंदर। वी हैव असेंडिंग कॉलन, we have transverse colon, we have descending colon, and over here we have sigmoid colon. एंड सिग्मोइड कॉलोन के बाद क्या आता है, रेक्टम, या एनल कैनाल बोलते हैं इसको। वो कहाँ जाके ओपनिंग हो जाती है, एनस, एनएस में, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया फूड का पाथवे। एक बार और फटाफट देख लेते हैं। ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम, सीकम, ट्रांसवर्स कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन एंड एनल कैनाल, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, लीवर हो गया या फिर पेनक्रियाज हो गया या ये सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, ये क्या होते हैं, ये एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं या एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जो डायरेक्टली पाथ प्रोवाइड नहीं करते फूड को, इंस्टेड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है जो डिवाइड कर रहा है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को, उसको बोलते हैं हम डायफ्राम, ठीक है। ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब ऊपर आते हैं, हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। अब उससे पहले, एक बार देखने से पहले कि एनसीईआरटी क्या कह रही है, एक बार हम एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा।
ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestive system is divided into alimentary canal and accessory digestive glands या organs. Alimentary canal consists of buccal cavity, or we can say oral cavity, esophagus, stomach, and intestine. This intestine is divided into small intestine as well as large intestine. Okay, and in the accessory digestive glands we have salivary glands, we have liver with gallbladder, we have pancreas. What are the parts of small intestine and large intestine? Small intestine consists of duodenum, jejunum, and ileum, whereas the large intestine consists of cecum, colon, and rectum. This colon is divided into four parts: ascending, transverse, descending, and sigmoid. Okay, now let's get back to the NCERT. The human digestive system consists of alimentary canal and associated glands. These associated glands are nothing but the accessory digestive glands. Now let's first talk about the alimentary canal. The alimentary canal begins with the anterior opening, the mouth, and it opens posteriorly through the anus. तो एनसीईआरटी क्या कह रही है? जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शुरू होती है माउथ से और एंड कहाँ होती है? एनस पे. The mouth leads to buccal cavity or oral cavity. The oral cavity has number of teeth and a muscular tongue. Okay, each tooth is embedded in a socket of jaw. What NCERT is saying that each tooth is embedded in a socket of jawbone. Okay, and this type of attachment is called thecodont. What it is known as? This type of attachment is known as thecodont. Majority of mammals, majority of mammals, including human beings, forms two sets of teeth during their life. A set of temporary milk teeth or deciduous, which are replaced by the permanent or adult teeth. Now let's take a look at the structure. NCERT was saying that the teeth are embedded in the socket of jaw, and this type of dentition is known as thecodont. What is thecodont? What is thecodont? Thecodont is teeth which are present in bony socket. Okay, for example, man and crocodile. Except thecodont, we also have pleurodont. In this, teeth which are present on lateral side of
jawbone. What happens in Flurodont? The teeth are present on the lateral side of jawbone. For example, reptiles, snakes. And what are acrodont? We have one more term, acrodont. In acrodont, the teeth are superficially attached to the jawbone. What happened is they are superficially attached to jawbone, and this kind of dentition is seen in fish. Example, fish. Okay, so this was only for your knowledge, but you have to remember this thecodont. Okay, and you know the like sequence of the teeth. We have incisors, canines, premolars, and then molars. Okay, now let us clear three term over here also. The NCERT is saying that in human beings, teeth appears twice in life. Like we have the temporary milk teeth, which are replaced by a set of permanent teeth, or also known as the adult teeth. This type of dentition is known as diphycodont. What is diphycodont? Here di means two, so it means teeth appears twice in life. Okay, and we also have monophycodont. Monophycodont, teeth appear once in life, and we have polyphycodont, teeth appears more than twice. This is seen in fish. Okay, and this monophycodont can be seen in the premolars and last molar, whereas diphycodont can be seen in incisors, canines, and first and second molars. Okay, now let's continue. An adult human has 32 permanent teeth, which are of four different types. That is known as heterodont dentition. Now, what is heterodont type of dentition? This term heterodont, this means that teeth are of different types on basis of structure and functions, and if the teeth are of same types, that type of dentition is known as homodont, and it is seen in fish. Okay, what are the different types of teeth in humans? We have the incisors, canines, premolars, and the molars. Arrangement of teeth in each half of upper and lower jaw in the order incisors, canines, premolar, molar is represented by a dental formula which in human is 2123 upon 2123. Now what does this formula means? NCERT is saying that suppose this is your mouth, and if I divide your mouth into four parts, now here you will be having teeth. You will be having teeth over here also, and over here.
also. NCERT is saying when we form a dental formula, we take upper half and lower half, and by the sequence incisors, canines, premolar and molar. So in a human adult, incisors are 2 in the upper half, canine is 1, premolar are 2 and molars are 3. Same is on the lower half, 2, 1, 2, 3. So what we can say that the dental formula is 2, 1, 2, 3 upon 2, 1, 2, 3. Incisor, canines, premolar and the molar. Now, if we add this number of teeth, we get 8 by 8. 8 teeth in the upper one half and 8 teeth in the lower half. Now, if we divide this into 2, we get 16. So we can say that we have 16 teeth on one side of quadrant, or on the in one half we have 16 teeth. So in two halves we have 32 teeth. So in human adults the number of teeth are 32. And for child we have dental formula of 2102 upon 2102, that is incisors, canines, premolar and molar. Here what we get is 5 by 5 into 2, that is 10 by 10 into 2. We get 20 teeth in child. And in the case of 17-year-old, the dental formula is 2122 upon 2122. So here we get 7 by 7 multiplied by 2 is equal to 14 by 14 multiplied by 2 is equal to 28 teeth. So we can say that we have 28 teeth at the age of 17, 20 in child and 32 in the adult. Now let's move forward. The hard chewing surface of teeth is made up of enamel. Helps in mastication of food. So here NCERT is saying that the hard chewing surface of teeth is made up of enamel, that कि जो सबसे हार्ड सरफेस होती है टीथ की, जो च्यूइंग में हेल्प करती है, वो किसकी बनी होती है? एनिमल की. Okay. Now here let me tell you that enamel is the hardest material in all animal of animal kingdom. What is this? Enamel is the hardest material in all animal in animal kingdom. It is the hardest material. Okay. The tongue is freely movable muscular organ attached to the floor of oral cavity by frenulum. Okay. So here NCERT is saying that the tongue is freely movable muscular organ that is attached to the floor of oral cavity by the frenulum. Now you would be thinking that what is frenulum? Okay. Now if you will take your tongue, अगर आप अपनी जीभ लेके दांत के आगे और ये होठों के अंदर ऊपर की तरफ लगाएंगे तो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा. मिल रहा है? ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है जो टंग को कनेक्ट करता है किससे? ओरल कैविटी से. ओके. लेकिन कौन सा पार्ट? वेंट्रल सरफेस टंग की. ठीक है. एंड जो पोस्टीरियर सरफेस होती है टंग की, वो किससे कनेक्ट होती है? वो कनेक्ट होती है हायोइड बोन से. The upper surface of the tongue has a small projection called papillae. एनसीईआरटी कह रही है जो टंग की अपर मोस्ट सरफेस होती है उसके अंदर क्या होते हैं? पेपिलेज होते हैं.
और ये जो पेपिलेज होते हैं इनके अंडर क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिसके थ्रू आपको क्या आता है, टेस्ट आता है, some of which bear taste buds. The oral cavity leads to into a short pharynx which serves as a common passage for food and air. यहाँ सीआरटी कह रही है कि जो ओरल कैविटी है वो फेरिंग्स में जाके जुड़ती है, और वो जो फेरिंग्स है वो क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। फूड ओरल कैविटी से आ रहा है और जो एयर है वो नेजल कैविटी से आ रही है, और जो एयर है वो ओरल कैविटी से भी जा सकती है। द इसोफेगस एंड ट्रैकिया, दैट इज द विंड पाइप दैट ओपन्स इनटू लंग्स, जो लंग्स में जाके कंटिन्यू करता है, also opens into pharynx. A cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis. That is the opening of the windpipe during swallowing. तो ये कह रहा है, एनसीईआरटी क्या कह रही है कि ट्रैकिया में या विंड पाइप के अंदर फूड ना जाए, उसके लिए यहाँ पे कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वो क्या करता है, जब भी हम स्वेलो करते हैं तो एक बार अपने यहाँ आगे गले के नीचे, जिसको आप ये बोलते हैं एडम्स एप्पल, यहाँ पे हाथ लगाइए और आप स्वेलो करिए, अपना सलाइवा स्वेलो करिए। तो आप देखेंगे कि जब भी आप स्वेलो करते हैं तो ये जो विंड पाइप है ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है और ये विंड पाइप है, अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इससे अटैच होकर क्लोज हो जाएगा, और जब ये क्लोज हो जाएगा तो फूड क्या है, ऊपर से निकल जाएगा इसके ऊपर से, और इसके अंदर एंट्री प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। The esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax, and diaphragm, and leads to J-shaped bag-like structure known as stomach. तो यहाँ पे जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस के आप समझ सकते हैं कि एक पार्ट हो गया वो नेक में था, उसके बाद वो थोरेसिक रीजन में आया, उसके बाद थोरेसिक रीजन के बाद वो कहाँ गया, वो डायफ्राम में, डायफ्राम के बाद वो कहाँ पे कंटिन्यू हो गया, स्टमक में। ठीक है, अब मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल regulates the sphincter of opening of esophagus into the stomach. तो ये कह रही है एनसीईआरटी कि यहाँ पे इस रीजन पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला है एनसीईआरटी ने, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर, कोई भी स्फिंक्टर कहीं भी प्रेजेंट होगा तो क्या करता है ये स्फिंक्टर, प्रिवेंट बैकफ्लो। इतनी चीज याद रखना। तो यहाँ क्या काम हो गया इसका, बैकफ्लो ऑफ फूड प्रिवेंट करता है, काय में, ईसोफेगस में दोबारा, या फिर जो माउथ में ना आ जाए। लेकिन कभी कभी जब भी हमारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर वोमिटिंग के दौरान क्या होता है, फूड ओरल कैविटी के थ्रू बाहर आ जाता है, तो तब क्या होता है, ये जो स्फिंक्टर होता है ये क्या हो जाता है, रिलैक्स। जब ये रिलैक्स हो जाता है तो ये ओपनिंग को गार्ड नहीं कर पाता उसकी अच्छे से, और जब रिफ्लक्स होता है तो इतना तेज होता है कि वो वोमिटिंग इंड्यूस कर देता है। ठीक है, द स्टमक located in the upper left portion of the abdominal cavity has three major parts: cardiac, fundus, pyloric, which opens into first part of small intestine. तो ये कह रही है एनसीईआरटी कि जो स्टमक है, ये स्टमक है, स्टमक के कितने पार्ट हैं, तीन मेजर पार्ट हैं। दिस इज कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। लेकिन एक और पार्ट है बॉडी,
ये आप याद रखना, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन is distinguishable into three regions: a U-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum and a highly coiled ileum. मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन पार्ट होते हैं: ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम. The opening of stomach into duodenum is guarded by another sphincter known as the pyloric sphincter. Pyloric sphincter is present over here because this is the pylorus part of stomach. And what pyloric sphincter will do? It will prevent the backflow of food from the duodenum into the stomach. Okay. Now, ileum opens into large intestine. Okay, it consists of cecum, colon, and rectum. We studied the part of the large intestine. It consists of cecum, colon, and rectum. And colon is divided into four parts. We have the ascending colon, transverse colon, descending colon, and the sigmoid colon. The cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. What is a blind sac? Blind sac is that it is closed from one end and it is open at the other. Okay. And it contains some symbiotic bacteria or symbiotic microorganisms. These symbiotic microorganisms helps in digestion of food. Okay. A narrow finger-like tubular projection, vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum. वो बात मैंने आपको शुरू में बता दी, ठीक है. The cecum opens into colon. The colon is divided into three parts: ascending, transverse, and descending part. But after the descending part, we also have a small part that is known as the sigmoid colon. The descending part opens into rectum, which opens out through the anus. Now here, let me tell you that these cecum, that here we are studying about different sphincters, but here one valve is also present, that is ileocecal valve. Ileocecal valve that also prevents backflow of food. Okay. Now, the wall of alimentary canal from esophagus to rectum poses four layers, namely serosa, muscularis, submucosa, and mucosa. Serosa is the outermost layer and it is made up of thin mesothelium, that is the epithelium of the visceral organs, with some connective tissue. Muscularis is formed by the smooth muscles, usually arranged in inner circular and outer longitudinal layer. An oblique muscle layer may be present in some regions. The submucosal layer is formed of loose connective tissue containing nerves, blood, lymph vessels. Okay. Endodermal glands are also present in submucosa. The innermost layer lining the lumen of alimentary canal is the mucosa. This layer forms irregular folds that are known as rugae in the stomach and finger-like foldings known as villi in the small intestine. These cells lining villi produces numerous microscopic projections called microvilli, which giving a brush-bordered appearance. Now first let's learn about the layers of GIT. This layer of GIT, this is the transverse section of gut. That means these layers will be same if we talk about the esophagus, if we talk about the stomach, if we talk about the small intestine, if we talk about the large intestine, if we talk about the anus, these all layers will be same. So if you will
pay attention over here, then I will tell you the complete layers from mouth to anus with just few modifications. Okay, so the outermost layer is serosa. Serosa is formed by the mesothelium, that is an epithelium of the visceral organs. Epithelium of visceral organs. Then this is the outermost. Then after serosa we have muscle layer or the longitudinal muscle layers. In this we have the circular muscle layer and the longitudinal muscle layer. This muscularis layer is divided into circular and longitudinal muscle layer. This is inner to serosa, and inner to muscularis we have submucosa, and inner to submucosa we have mucosa, and inside we have the lumen or the cavity. Here in muscularis an additional layer is present known as the oblique in case of stomach. Okay, and in the duodenum glands are also present in the mucosa and the submucosa, that are the Brunner's gland in the case of duodenum. So suppose if we talk about esophagus, how we can say that what are the layers of the esophagus? In esophagus we have serosa, we have circular muscle layer, we have longitudinal muscle layer, we have submucosa, mucosa, and at last we have lumen. Now if we talk about the stomach, we have serosa, we have circular muscle layer, we have longitudinal muscle layer, then we have oblique layer, then we have submucosa, mucosa, and lumen. And if we talk about duodenum, then we can say we have serosa, we have circular muscle layer, we have longitudinal muscle layer, we have submucosa, we have Brunner gland, and we have mucosa, and at last we have lumen. And if we talk about the large intestine, then we have serosa, circular muscle layer, longitudinal muscle layer, submucosa, mucosa, and lumen. Okay, so in the case of stomach, you have to add oblique layer, and in the case of duodenum, you have to have Brunner's gland. And here in the submucosa and the circular muscle layer, there are some plexus present. These are known as the nerve plexus. These are known as the nerve plexus. These are the Meissner's plexus and the Auerbach's plexus. What are that? These are the Meissner's plexus and the Auerbach's plexus. What does this plexus do? That we have some nerve plexus. We have Auerbach's and Meissner's. Auerbach's is found between the longitudinal muscle layer and the circular muscle layer. Longitudinal muscle layer and circular muscle layer between them. And Meissner's plexus is found in submucosa. Auerbach's plexus function is to initiate peristalsis, whereas Meissner's plexus function is to regulate secretion. Okay, and if we talk about the mucosa, the mucosa is also divided into 3 layers. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं मैं कि mucosa is also divided into 3 layers. We have the outermost mucosa muscularis,
Then we have middle layer, lamina propria. Then we have innermost epithelial mucosa. This layer is in contact with food. And in the middle layer, lamina propria, we have lymphatic tissue. But we have lymphatic tissue known as MALT, that is mucosa associated lymphoid tissue. Okay, these provides immunity. For example, Peyer's patches. Okay, and I told you about the glandulous glands that are present in the submucosa. Okay, now let's talk about the certain layers or the like folds. In the small intestine, we have folds that are known as villi. These are finger-like projections. See, this is the section of small intestine mucosa showing villi. And this is the layer of small intestine. And what it forms finger-like projections. These finger-like projections are known as villi. And these villi have spaces in between that are known as crypts or crypts of Lieberkühn. Crypts of Lieberkühn. Okay. Maximum villi are found in jejunum. Maximum villi are found in jejunum. Now what is the role कि ये विलाय क्यों बनती है इंटेस्टाइन के अंदर, क्या जरूरत है इनकी? सपोज कोई लेयर है वो स्ट्रेट है, इसका एरिया ज्यादा है या फिर कोई लेयर है वो फोल्ड बना रही है, अगर अब इस लेयर को मैं सीधा कर दूंगा तो ये उससे ज्यादा बड़ी रहेगी। फोल्ड्स होके हम लेंथ कम कर सकते हैं उस लेयर की। तो जो ये विलाय होती हैं, ये फोल्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एरिया बढ़ा देते हैं। काय के लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। जब ये एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and large lymph vessels called the lacteal. एनसीईआरटी कह रही है कि जो विलाई है ये कैपिलरीज के थ्रू, कैपिलरीज इनको ब्लड सप्लाई करती है, और जो लिम्फ वेसल है उसका नाम क्या है, लैक्टियल। ठीक है। म्यूकोसल एपिथेलियम has goblet cells which secretes mucus which helps in lubrication. जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, ये एपिथेलियल म्यूकोसा, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ओके, और वो किस में हेल्प कर देता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। Mucosa also forms gland in the stomach, gastric glands, and crypts in between the base of villi in the intestine, that is the crypts of Lieberkühn. All the four layers shows modification in different parts of the alimentary canal. ये मैं बता चुका आपको modifications कि अगर हम बात करेंगे स्टमक की तो हमें वहां क्या मिल जाएगी, ऑब्लिक लेयर। ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी, सबम्यूकोसा की, किसके केस में, डुडेनम के केस में, तो हमें वहां क्या मिल जाएंगे, डुडेनल ग्लैंड या फिर ब्रूनर ग्लैंड।
अब ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं ये क्या करते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जो ब्रूनर्स ग्लैंड हैं, जो ब्रूनर्स ग्लैंड हैं ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और ये किससे प्रिवेंट करता है, HCl से। और HCl आपको पता ही है एसिडिक होता है। अब एसिडिक नेचर अगर कोई किसी लेयर पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बर्न कर देगा, जला देगा उस लेयर को। तो उससे बचने के लिए एक म्यूकस सिक्रीट हो जाता है लेयर के ऊपर। उसके बाद जब HCl आता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। The digestive glands associated with the alimentary canal include salivary glands, liver, and the pancreas, along with the gallbladder. ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने आपको ऊपर जब टेबल बनवाया था मैंने उसमें आपको एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर मार्क करवा दिया था कि एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आपके कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं। आपके आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, आपका आता है पेनक्रियास, और आपका क्या आता है, लिवर आता है। किसके साथ, गॉल ब्लैडर के साथ। Saliva is mainly produced by three pairs of salivary glands, the parotid, the submaxillary or the submandibular, and the sublingual. These glands situated outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity. तो यहाँ NCERT कह रही है कि कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ लेते हैं, इनकी लोकेशन और इनके फंक्शन के बारे में। सपोज करिए ये कान है, ये आंख है, और ये क्या आपकी ओरल कैविटी, और ये क्या है, टंग, और ये आपकी नॉस्ट्रल, नाक। ये नेजल कैविटी हो गई आपकी, ये हो गई ओरल कैविटी, और ये हो गई टंग, और ये आपका हो गया ट्रैकिया, और ये आपका हो गया इसोफेगस। अब अगर हम पढ़ें लोकेशन के बारे में, तो जो आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है ऑडिटरी कैप्सूल के नीचे। कहाँ मिलता है, ऑडिटरी कैप्सूल के नीचे। जी क्या आपका पैरोटिड ग्लैंड। और जो पैरोटिड ग्लैंड डक्ट, जो डक्ट खुलती है ओरल कैविटी में पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रीशन लेके, उस डक्ट को क्या बोलते हैं हम, उस डक्ट को बोलते हैं हम डक्ट ऑफ स्टेंसन, डक्ट ऑफ स्टेंसन। और जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये क्या होता है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, बिलो ऑडिटरी कैप्सूल, ऑडिटरी कैप्सूल। ठीक है, अब कभी भी इसकी जो ओपनिंग ओपनिंग होती है ये कहाँ जाके ओपन होती है, डक्ट ऑफ स्टेंसन, ये ओपन होती है वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जॉ, ऑफ अपर जॉ। ओके, अब कभी भी ह्यूमंस के अंदर जब भी आपने डिसीज सुनी होगी मम्प्स, तो मम्प्स के अंदर क्या होता है, ये जो ग्लैंड होता है पैरोटिड ये क्या हो जाता है, स्वेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में। जो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है ये आपका, आपने पढ़ी होगी मैंडिबल बोन, मैंडिबल बोन, और इसको हम क्या बोलते हैं, जॉ बोन भी बोलते हैं। तो आपकी इस लोकेशन पे यहां प्रेजेंट होता है सब मैक्सिलरी और दी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। These are located at the submaxillary. These are located at the junction of
upper and lower jaw. Just behind the incisor teeth. Just behind incisor teeth. And by this gland, maximum saliva is secreted. What is done by this gland? That by this gland, maximum saliva is secreted. Now, the duct of this gland, the duct of the submaxillary gland is known as the Wharton duct or the largest salivary duct. The duct of this gland is Wharton duct or the largest salivary duct. And now we have one more gland, one more salivary gland, that is the sublingual. What we have? We have the sublingual. Sublingual means sub means beneath the tongue. Here we have the sublingual gland. This is sublingual. And sublingual glands have many ducts, and these ducts are known as ducts of Rivinus or Bartholin duct. This duct opens on the ventral side of tongue. Open in ventral side of tongue. So this was all about the salivary glands. Okay. Now, liver is the largest gland of the body, which weigh about 1.2 to 1.5 kilogram in an adult human. तो यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि जो हमारा लिवर है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, और उसका वेट कितना होता है 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक. ठीक है. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm. यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि जो आपका लिवर होता है ये आपको कहाँ आपका होता है, ये प्लेस्ड होता है जस्ट बीनीथ द डायफ्राम. ठीक है. और इसके क्या होते हैं, इसके दो लोब्स होते हैं. The hepatic lobules are the structure and the functional unit of the liver that contains the hepatic cells arranged in the form of cords. तो यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसकी, लिवर की. दैट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स. ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ नोन एज ग्लीसन कैप्सूल. एनसीईआरटी कह रही है कि जो हर एक ग्लैंड है और जो हर एक लोब्यूल है वो किसके थ्रू कवर होता है, ग्लीसन कैप्सूल के थ्रू. The bile secreted by the hepatic cell passes through the hepatic ducts and stored and concentrated into thin muscular sac called the gallbladder. एनसीईआरटी कह रही है जो बाइल है वो कहाँ सिक्रीट होता है, हेपेटिक सेल में, मतलब लिवर में सिक्रीट होता है, और हेपेटिक डक्ट के थ्रू वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है जाके, एक थिन मस्कुलर सैक में, जिसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर. एंड द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर along with hepatic duct forms the common bile duct. एनसीईआरटी कह रही है और जो डक्ट है गॉल ब्लैडर की वो किसके साथ, हिपैटिक डक्ट के साथ मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है. सो पहले समझते हैं लिवर के बारे में हम थोड़ा. ये क्या आपका लिवर और ये आपका डायाफ्राम. एनसीईआरटी कह रही है जो लिवर है
इसके कितने होते हैं? 2 लोब्स होते हैं, एक लोब्स ये रहा और एक लोब ये रहा। इसको क्या बोल सकते हैं हम? राइट लोब एंड दी लेफ्ट लोब। ठीक है। और एक एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ मिलता है हमें? ये राइट साइड में मिलता है। कहाँ मिलता है? ये राइट साइड में मिलता है। और एक और चीज होती है, जो लेफ्ट लोब होती है ये स्मॉलर होती है किसके कंपैरिजन में? राइट के। राइट लोब क्या होती है? बड़ी होती है, लार्ज। और लेफ्ट लोब क्या होती है? स्मॉल। जो राइट लोब है वो 5/6 ऑफ लीवर बनाती है और जो लेफ्ट लोब है वो 1/6। और ये जो लोब होती है ये किसके थ्रू सेपरेट होती है? ये जो लोब होती है एक लिगामेंट के थ्रू सेपरेट होती है, इसको हम बोल देते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तब आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के अंदर लीवर का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या जब आप कैडेवर में जाएंगे, कैडेवर देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका। ठीक है। तो किसके थ्रू सेपरेट होती है राइट और लेफ्ट लोब? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू। और जो लिगामेंट्स होते हैं, जो भी लिगामेंट्स होंगे, आप लिगामेंट के बारे में सुनेंगे या आप मिजेंट्री के बारे में सुनेंगे। तो ये क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? पेरिटोनियम के फोल्ड्स होते हैं। पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम क्या होती है? एक तरीके से एक लेयर होती है इंटेस्टाइन के अंदर जो सारे ऑर्गन्स को क्या कर देती है? होल्ड करती है, या सारे ऑर्गन्स को कवर करती है। ठीक है। अब एनसीईआरटी पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लीवर के अंदर, चलिए उसको मैं आपको यही पाथवे के साथ पढ़ा दूंगा। सपोज करिए ये आपका क्या है? लीवर इतना छोटा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज ये आपका लीवर है। तो ये लीवर से क्या निकली? हिपैटिक डक्ट। तो ये कौन सी? राइट हिपैटिक डक्ट। और ये कौन सी? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है। अब ये लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट यहाँ पे जाके जब जुड़ती है तो ये क्या बना देती है? कॉमन हिपैटिक डक्ट। और जब गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है, सिस्टिक डक्ट, इसको क्या बोलते थे हम? सिस्टिक डक्ट। जब ये डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ जाके मिलती है और एक डक्ट बनाती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। और इसको हम क्या बोल देते हैं कॉमन बाइल डक्ट को? डक्टस कोलेडोकस। ये लैटिन टर्म है, डक्टस कोलेडोकस। ठीक है। और ये जाके, ये जो लेयर है ये जाके पेनक्रियास की डक्ट के साथ मिलती है। बाइल सिक्रीशन और पेनक्रियास सिक्रीशन आपस में मिलके डुडनम में जाके एग्जिट हो जाता है, डुडम में जाके पोर कर देते हैं सिक्रीशन को। The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct, which is guarded by the sphincter called as sphincter of Oddi। यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या होता है? स्फिंक्टर ऑफ Oddi। The pancreas is a compound both exocrine and endocrine organ, elongated organ situated between the limbs of U-shaped duodenum. The exocrine portion secrete alkaline pancreatic juice containing enzymes, and the endocrine portion secretes hormones such as insulin, glucagon, etc. तो यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है जो पेनक्रियाज है वो क्या है? बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ऑर्गन है। अब ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो भी ऑर्गन्स अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू पोर करते हैं, थ्रू डक्ट,
वो क्या होते हैं, एक्सोक्राइन, और जो भी डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करते हैं, और वो क्या होते हैं, एंडोक्राइन। ठीक है। सो जो सो पेनक्रियाज जो होता है आपका, जो पेनक्रियाज होता है उस वो क्या होता है, 99% एक्सोक्राइन और 1% एंडोक्राइन। और जो ये पेनक्रियाज होता है ये असाइनीज से बना होता है। और जो असाइनीज हैं, असाइनीज क्या है, ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स हैं। दीज आर ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। And if we talk about the exocrine part secretes the pancreatic juice, which contains different enzymes, whereas the endocrine portion secretes hormones. In this, we have alpha, beta, delta, and PP cells that forms the islets of Langerhans for the endocrine cells. Like for that, we can say that the alpha secretes the glucagon, beta secretes the insulin, delta somatostatin, and this peptides. Now let's move to the next section, digestion of food. I think this video will get too long, so we will discuss about digestion of food, then absorption and the disorders in our next video. In the next part we will discuss about the digestion, absorption and certain disorders of the digestive system. So till the time, goodbye. Have a nice day.